वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक द केस बिजनेस स्टडीज़। तो ये सेशन 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। ठीक है, अब हमने लास्ट सेशन में बात करी थी प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। ठीक है, वहाँ पे मैंने आप लोगों को जो भी उनके 14 प्रिंसिपल्स थे हेनरी फ्योल के, वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए थे। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो अब देखो एफ डब्ल्यू टेलर ने प्रिंसिपल्स दिए थे ना, उनको हम बोलते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स वॉज ओरिजिनेटेड बाय एफ डब्ल्यू टेलर हु वॉज बोर्न इन यूएसए। ठीक है, एंड नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, जो एफ डब्ल्यू टेलर हैं ये यूएसए में हुए थे और इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। और जो हेनरी फ्योल है वो फ्रांस में हुए थे। ठीक है, और वो कौन थे? वो थे माइनिंग इंजीनियर। ठीक है, अब इन्हें देखते हैं हमने। आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस, यहाँ पे बहुत सारे थोड़े से अनसिविलाइज्ड लोग रहते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉपरेट करना आवाज़ के साथ। ठीक है, अब देखो मीनिंग क्या होता है। इट मीन्स अडेप्टिंग अ लॉजिकल अप्रोच इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच यूज़ करना नहीं है, लॉजिकल अप्रोच यूज़ करना है। ठीक है, वो जो पुराने लोग कहते थे कि नहीं ये काम तो ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, नहीं, लॉजिकल तरीके से काम करना है। ठीक है, इन शॉर्ट, वर्क स्मार्टर इंस्टेड ऑफ हार्डर। ठीक है, वर्क हार्ड ये हो गया एक ट्रेडिशनल अप्रोच, लेकिन वर्क स्मार्ट ये हो गया एक लॉजिकल अप्रोच। ठीक है, in other words, application of scientific techniques and methods doing the work in place of hit and trial, ठीक है, इज कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब यहाँ पे देखो, ये तो छोड़ो तुम लोग। ठीक है, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग द एग्जैक्ट what you want द मैन टू डू एंड इंश्योर यू सी दैट दे डू द बेस्ट। अच्छा, इनका सादा सिंपल सा तरीका ये था, जो टेलर थे इनका तरीका ये था कि पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम इंसान से चाहते क्या हो, कि वो इंसान तुम्हारे लिए क्या काम करे, और अगर वो काम कर रहा है, क्या वो इंसान उस काम में अपना बेस्ट दे रहा है, या फिर उसका एक चीपेस्ट वे है करने का या नहीं है। तो ये था इनका एक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ों को देखने का। ठीक है, बाकी वहाँ पे फिर उनसे डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा। हाँ, ये ज़रूर याद रख लेना कि जो एफ डब्ल्यू टेलर है ये यूएसए में बॉर्न हुए थे और इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। ये तो एक टाइप का, और ये जो चाहते थे जो प्रिंसिपल्स हो वो ट्रेडिशनली ना हो, लॉजिकली हो। ठीक है, अब देखो इन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए थे, अब हम लोग वो पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या क्या बोला था। सबसे पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है, अब इसमें पढ़ो, इसमें क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टेलर इंसिस्टेड दैट ईच जॉब परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, एक साइंटिफिक इंक्वायरी के थ्रू की गई हो वो चीज़। ठीक है, ट्रायल एंड उस पर हिट एंड ट्रायल मेथड पे ना करी हो। ठीक है, एक साइंटिफिक प्रोसीजर होता है हर चीज़ का, तो ये चीज़ भी उसी तरीके से करी गई हो। ठीक है, टेलर एडवोकेट दैट ट्रेडिशनल रूल ऑफ थंब मेथड शुड बी रिप्लेस बाय साइंटिफिक मेथड। जो पुराने रूल ऑफ थंब मेथड है वो हम साइंटिफिक मेथड से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखो, अगला है हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब इसे मेंटल रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड को। इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस टेलर इंसिस्टेड दैट there be a complete change in the mind of the workers and management. Workers should realize, now mark these words, workers should realize that they cannot सर्वाइव विदाउट द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। वर्कर्स को ये रियलाइज़ कराओ कि वो मैनेजमेंट की हेल्प के बिना काम नहीं कर सकते। एंड इन द सेम वे मैनेजमेंट शुड रियलाइज दैट दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द हेल्प ऑफ वर्कर्स। उन लोगों का माइंड मेकअप ऐसे कर दो कि वर्कर्स जो है वो मैनेजमेंट की हेल्प के बगैर काम नहीं कर सकते, और जो मैनेजमेंट है वो वर्कर की हेल्प के बगैर काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें उन दोनों को पता है कि मुझे इसकी ज़रूरत है ही है, तो मैं चाहे इससे लड़ लूँ, झगड़ लूँ, भिड़ लूँ, लेकिन मुझे फिर भी इसके साथ रहना ही है। अब तुम सिबलिंग्स का ही एग्जाम्पल ले लो, तुम दो भाई बहनों की आपस में नहीं पटती। ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम अपने भाई के बिना नहीं सर्वाइव कर पाओगे और तुम्हारे भाई को पता होगा
होगा कि मैं अपनी बहन के बिना नहीं सर्वाइव कर पाऊँगा। चाहे हम कितना भी लड़ लें, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के एग्जाम्पल मत लेके बैठ जाना यहाँ पे, ठीक है। लॉजिकल बोला है उन्होंने, कि F.W. टेलर ने बोला है कि लॉजिकली सोचो, ठीक है। सो बोथ ग्रुप शुड थिंक दैट देयर बेनिफिट इज़ इन द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब वर्कर्स और मैनेजमेंट को ये लगेगा कि हमारा ही बेनिफिट है, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में हमारा भी बेनिफिट है, ठीक है। द प्रिंसिपल इज ऑल्सो नॉन एज मेंटल रिवोल्यूशन, इसी प्रिंसिपल को कहते हैं मेंटल रिवोल्यूशन। वो वहाँ पे तुमसे MCQ में क्या पता पूछ ले कि हार्मनी नॉट डिस्कार्ड कौन सा प्रिंसिपल होता है, हार्मनी या फिर हार्मनी नॉट डिस्कार्ड को और क्या बोलते हैं, ठीक है। अब अगले पर आ जाओ। अगला है कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क शुड बी कैरीड बाय द कॉर्पोरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स विद म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जो भी काम करोगे वो वर्कर और मैनेजमेंट के म्यूचुअल इंटरेस्ट से होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग बोथ शुड वर्क टुगेदर, लड़ने के बजाय इससे अच्छा है दोनों साथ में काम कर लो, क्या पता काम जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। मैनेजमेंट शुड टेक द वर्कर्स इन फुल कॉन्फिडेंस बिफोर सेटिंग अप अ प्लान, ठीक है। मैनेजमेंट को वर्कर्स को फुल कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, इन शॉर्ट उन्हें मोटिवेट करना चाहिए प्लान्स बनाते टाइम या फिर प्लान्स को इनिशिएट करते टाइम। उन्हें डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए कि अच्छा तू बनाएगा प्लान, तू करेगा ये काम, तेरे बस की है ये, नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब अगले पर आओ। डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अब ये क्या है, ये तो बहुत बड़ा सा हो गया, समझ में नहीं आ रहा हमें ये क्या है, समझते हैं ना क्या है। एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर सेलेक्शन ऑफ वर्कर्स एंड द प्रोविजंस ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि ये इंसान डिजिटल मार्केटिंग में अच्छा है तो तुमने उसे अपना इंस्टाग्राम हैंडल दे दिया, ठीक है। इंस्टाग्राम हैंडल इन द सेंस कि तुमने उसे ऑनलाइन सामान बेचने के लिए बिठा दिया, ठीक है। अब अगर तुम्हें लगता है कि ये जो एक इंसान है ये अकाउंट्स में अच्छा है तो तुमने उसे अकाउंट्स दे दी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि प्रॉपर सिलेक्शन करना वर्कर्स का, ठीक है, और उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देना, ठीक है। सो टेलर सजेस्टेड दैट वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ should be selected with due care, and after selection the work should be given to them according to their knowledge and for getting maximum efficiency। अगर तुम्हें उनकी मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए ना तो तुम्हें एक तो इंसान सही चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, कि तुम ले आए अकाउंट्स वाले को उठा के कि आजा यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का रील्स बना, यहाँ पे नहीं है ना पॉसिबल वो चीज़। और अगर तुम्हें वर्कर की मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो तुम्हें उन्हें उनके फील्ड में, जिस फील्ड में उन्हें नॉलेज है उसी फील्ड में काम देना चाहिए, ठीक है। तो ये थे F.W. टेलर के 4 प्रिंसिपल, ठीक है। पहला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है। प्रॉपर साइंटिफिक मेथड के इंक्वायरी के थ्रू होना चाहिए काम, हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं यूज़ होना चाहिए। अगला हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, जहाँ पे हमने उन लोगों का माइंड मेकअप ऐसा कर दिया कि वर्कर्स के बिना मैनेजमेंट कुछ नहीं है, मैनेजमेंट के बिना वर्कर्स कुछ नहीं है, दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो ही ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव होंगे, ठीक है। अगला है कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसमें क्या है कि जो भी काम होगा, मतलब जो भी चीज़ें होंगी वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल ट्रस्ट के बेसिस पे होनी चाहिए, ठीक है। बाद में ऐसा ना हो कि काम तो हो गया लेकिन मैनेजमेंट वर्कर को ब्लेम कर रहा है कि तूने कम यूनिट्स प्रोड्यूस करी हैं, ठीक है। म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए दोनों के बीच में, और जो वर्कर है, जो मैनेजमेंट है उसको वर्कर को लेके कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वर्कर को मोटिवेट करना चाहिए। अगला हो गया डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर टू हिज ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसमें मतलब ये आ गया कि तुम्हें जो इंसान लगता है कि हाँ ये इंसान इस चीज़ में अच्छा है या इस इंसान को इस चीज़ की नॉलेज है तो तुम्हें उसी के अकॉर्डिंग अपना सिलेक्शन करना है वर्कर्स का, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर आओ। अगला है टेक्निक्स एंड एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। अब कौन सी टेक्निक्स हैं और कौन से एलिमेंट्स हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सबसे पहली टेक्निक है हमारी फंक्शनल फॉर्मेनशिप। अब फंक्शनल फॉर्मेनशिप क्या होती है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप के अकॉर्डिंग हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज़ 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। अब प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होता क्या है आओ वो देखते हैं।
In this technique, Taylor felt that workers must be free from the burden of planning work and they must concentrate on the production work. ठीक है, अगर आप प्लानिंग डिपार्टमेंट के हो तो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के की टेंशन से फ्री रहने चाहिए। अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हो तो आप प्लानिंग डिपार्टमेंट की टेंशन से फ्री रहने चाहिए। एक काम पर एक डिपार्टमेंट पे ताकि आप फोकस कर सको। ठीक है, द वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। ठीक है, एंड ईच पार्ट इज सुपरवाइज्ड बाय एन एक्सपर्ट। जो वर्क है उसे छोटे छोटे, टोटल वर्क जो है उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एंड ईच पार्ट इज सुपरवाइज्ड बाय एन एक्सपर्ट। ठीक है, ठीक है। सो दिस टेक्निक इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है ये एक एक्सटेंशन है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर का। ठीक है, टेलर सेट अ फॉरमैन मस्ट बी इंटेलिजेंट। अब टेलर जी के अकॉर्डिंग जो फॉरमैन होता है, मतलब जो एक्सपर्ट होता है, वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए और अपने काम में एक्सपर्ट होना चाहिए। ठीक है, बट ऑल दीज क्वालिटीज़ कैन नॉट बी फाइंड इन वन पर्सन। तुम एक इंसान के अंदर ये सारी की सारी क्वालिटीज़ नहीं पा सकते। ठीक है, सो ही स्ट्रेस्ड ऑन हैविंग मिनिमम फॉरमैन अंडर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट। तो अब उन्होंने ना यहाँ पे हमें यहाँ पर उन लोगों ने हमें बताया है, उन्होंने हमें बताया है टेलर ने, कि प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से फॉरमैन होने चाहिए और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर कौन से फॉरमैन होने चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए रूट क्लर्क। रूट क्लर्क कौन होता है? फिक्सिंग अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ परफॉर्मिंग मैकेनिकल जॉब्स। कौन से स्टेप्स, कौन सी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जो आपको परफॉर्म करनी चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, तो वो हमें कौन बताता है? रूट क्लर्क बताता है। ठीक है, अगला है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। अब ये कौन होता है? दिस फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग जनरल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, टू कैरी ऑन द जॉब इन अ स्पेसिफाइड मैनर। अब ये जनरल इंस्ट्रक्शंस जो देता है वो होता है हमारा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ठीक है, और जो सीक्वेंस बताता है वो होता है रूट क्लर्क। ठीक है, अब टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क कौन होता है? दिस फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग अप द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कम्प्लीशन ऑफ द जॉब। अब ये जो टाइम एंड कॉस्ट वाला होता है ना, ये हाथ में घड़ी लेके बैठा रहेगा। ये तुम्हें बताएगा 9 बज गए, काम शुरू करो। और जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा ना तो ये बोलेगा 3 बज गए, आपका काम समाप्त हुआ। तो ये देखेगा कि 9 से 3 के बीच में इन लोगों ने कितना काम किया। ठीक है, या फिर जो इन्हें जॉब असाइन हुई थी 9 से 3 के बीच में, ये लोग वो पूरी कर पाए या नहीं कर पाए। ही ऑल्सो प्रिपेयर द कॉस्ट शीट ऑफ एवरी जॉब। ये हर की कॉस्ट शीट भी बनाएगा। ठीक है, अब जो रूट क्लर्क होता है वो कौन होता है? जो सीक्वेंस डिसाइड करता है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क कौन होता है? जो आपको इंस्ट्रक्शंस देता है कि भाई ऐसे कर, काम ऐसे कर। ठीक है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो टाइम फिक्स करेगा स्टार्टिंग का और काम ख़त्म होने का। ठीक है, और ये जो है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो है ये कॉस्ट शीट भी प्रिपेयर करेगा। अगला है डिसिप्लिन। द फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन अ क्लियरली एंड सिस्टमैटिक वे। ठीक है, जो डिसिप्लिनर होगा वो चाहेगा कि जो जॉब हो वो अच्छे तरीके से हो, क्लियर तरीके से हो और एक सिस्टमैटिक वे में हो। ठीक है, अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या क्या पढ़ा हमने? रूट क्लर्क जो आपको एक सीक्वेंस बताएगा काम की कि आपको किस सीक्वेंस में काम करना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ये आपको इंस्ट्रक्शंस देगा कि अब तुझे इस स्टेज पे ये काम करना है, इस स्टेज पे तुझे ये काम करना है। ठीक है, अब जो अगला है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क आपका स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम देखेगा और कॉस्ट में ये कॉस्ट शीट बनाएगा। ठीक है, डिसिप्लिन क्या चाहेगा? कि क्लियर और सिस्टमैटिक तरीके से काम हो, साफ सुथरे और सिस्टमैटिक तरीके से काम हो। ठीक है, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंडर में भी ये कुछ लोग आते हैं, इन्हें देखते हैं हम। देखो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सबसे पहले आता है हमारा गैंग बॉस। अब गैंग बॉस कौन होता है? ये होता है जो तुम लोगों को मशीन, टूल्स और जो भी तुम्हें रिसोर्सेज की ज़रूरत है ना काम करने में, ये उन पे ध्यान देता है। ठीक है, ये तुम्हें वो अरेंज करा के देता है बिना किसी डिले के। ठीक है, अगला आ गया स्पीड बॉस। अब स्पीड बॉस कौन है? एज्यूम टाइमली कंप्लीटेशन ऑफ द जॉब। ठीक है, स्पीड बॉस तुम लोगों की स्पीड देखता है, तुम्हारा टाइम देखता है कि तुम कितने टाइम में एक जॉब को कर पा रहे हो। ठीक है,
स्पीड बॉस ही एक तरीके से एवरेज निकालता है कि ये काम करने में वर्कर्स को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अगला है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस इंश्योर्स दैट मशीन एंड टूल्स आर केप्ट इन वर्किंग कंडीशंस, ठीक है। जो मशीन्स हैं और जो टूल्स हैं वो काम करने लायक कंडीशन में है या नहीं है, ये सब चीज़ें कौन देखता है, रिपेयर बॉस, ठीक है। अब इंस्पेक्टर कौन होता है, द बॉस कीप्स चेक ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द आउटपुट। जो तुम आउटपुट बना रहे हो, जो तुम प्रोडक्ट बना रहे हो, उसकी जो क्वालिटी होता है, जो क्वालिटी होती है वो इंस्पेक्टर चेक करता है, ठीक है। अब जल्दी से देख लो एक बार प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन कौन होता है और वो क्या क्या काम करता है, ठीक है। जो रूट क्लर्क होता है वो तुम्हें एक प्रॉपर सीक्वेंस बताता है कि तुम्हें इस सीक्वेंस में काम करना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क वो होता है जो तुम्हें इंस्ट्रक्शंस देता है कि भाई अब तुझे ये काम करना है, अब तुझे ये काम करना है, ऐसे तुझे ये काम करना है, ठीक है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क कौन होता है, टाइम होता है जो तुम्हारा स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम काम करने का नोट करता है, ठीक है। कॉस्ट क्लर्क कॉस्ट मतलब टाइम एंड कॉस्ट में यही कॉस्ट शीट भी यही प्रिपेयर करता है, ठीक है। अगला देखो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है, जो तुम्हें जो चाहता है कि जो काम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो काम है वो साफ़ सुथरे और सिस्टमेटिक तरीके से हो जाए, ठीक है, वो होता है डिसिप्लिन। अगला है, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन कौन होते हैं, गैंग बॉस। ये तुम्हें सारी की सारी मशीन्स, टूल्स, रॉ मटेरियल, रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करा के देता है ताकि काम में डिले ना हो, ठीक है। स्पीड बॉस ये तुम्हारे टाइम कंप्लीटेशन की स्पीड देखता है कि तुम कितने टाइम में एक वर्कर काम कर पा रहा है या फिर कितने टाइम बाद वो थक जाता है, ठीक है। रिपेयर बॉस ये देखता है कि जो मशीन्स और टूल्स हैं जो जिनसे अब कल काम शुरू होने वाला है वो वर्किंग कंडीशंस में है या नहीं है, ठीक है। इंस्पेक्टर जो तुम रॉ मटेरियल, जो तुम आउटपुट बना रहे हो, जो तुम गुड्स बना रहे हो, ठीक है, तो ये वो देखता है कि वो उनकी क्वालिटी कैसी है, वो होता है इंस्पेक्टर, ठीक है। यहाँ पर ख़त्म हो गया आपका, क्या ख़त्म हो गया, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, ठीक है। अगला है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। ये थोड़ा सॉरी एकदम से प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत हो गई, सॉरी। चलो अब यहाँ पे क्या कहता है, टेलर सजेस्टेड दैट एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है। हर एक आइदर इन रॉ मटेरियल और लेबल और मशीन और मेथड ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। एक स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए तुम्हारा हर काम करने का, ठीक है। चाहे वो रॉ मटेरियल वाली स्टेज है, लेबर वाली स्टेज है, मशीन वाली स्टेज है, या तुम या कोई भी मेथड कर रहे हो तुम काम का, ठीक है, एक्सेट्रा। स्टैंडर्डाइज्ड ऑलवेज हेल्प्स इन रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड इम्प्रूव द क्वालिटी, ठीक है। जो स्टैंडर्डाइज्ड मेथड होता है ये हमेशा हमारा क्या बोलते हैं उसे, वेस्टेज को कम करता है और जो गुड्स है हमारी, जो मटेरियल है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। अब देखो सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंप्लीफिकेशन में देखो अननेसेसरी वेस्टेज की जगह देखो सिंप्लीफिकेशन मीन्स द एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स बिकॉज मोर वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स रिक्वायर्स मोर मशीनरी, ठीक है। मतलब अगर तुम जितना ज़्यादा सामान तुम रखोगे अपने पास, तुम्हें उतनी ही ज़्यादा मशीनें चाहिए उस सामान को बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि सपोज़ करो मैंने एक फैक्ट्री लगाई, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ मैं उसमें बॉटल भी बना लूँ, मैं उसमें पेन भी बना लूँ, मैं उसमें पेपर भी बना लूँ, कॉपी भी बना लूँ, बैग भी बना लूँ, फ़ोन भी बना लूँ, ठीक है। तो मैंने जितनी ज़्यादा वैरायटी रखी हुई है ना, मुझे उतनी ज़्यादा मशीनें चाहिए सामान बनाने के लिए। तो ये नहीं करना, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, या तो भाई बोतलों की फैक्ट्री लगा, या बुक्स की लगा, या पेन की लगा, ठीक है। एक वेराइटी होनी चाहिए, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट बिकॉज मोर वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स रिक्वायर मोर मशीनरी, मोर लेबर, मोर कॉस्ट, दिस विल लीड टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अगर तुम्हें पता होगा कि तुम्हें एक ही टाइप की फैक्ट्री लगानी है, बॉटल्स बनाने की फैक्ट्री लगानी है मुझे, तो मुझे पता होगा कि मुझे अपने रिसोर्सेज कैसे सिक्योर करने हैं, ठीक है। अरे 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 क्या हो गया। अब देखो अगर तुम सिंप्लीफिकेशन मतलब तुम एक ही वैरायटी के प्रोडक्ट्स बना रहे हो ना, तो द नीड फॉर अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अराइजेज ड्यू टू स्पेशल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब क्या है एग्जाम्पल, मर्सिडीज, टोयोटा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेट्रा आर सक्सेसफुल इन द मार्केट। मर्सिडीज़ क्यों सक्सेसफुल है, क्या मर्सिडीज़ के स्कूटर आते हैं, नहीं आते ना, एक तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है वो, ठीक है। क्या क्या टोयोटो की वो देखिए तुमने मशीनें आती हुई, नहीं ना, कार्स में डील करती है,
ठीक है। क्या माइक्रोसॉफ्ट की गाड़ियाँ आती हैं, ये क्यों है सक्सेसफुल मार्केट में? क्योंकि ये सिर्फ एक ही टाइप के प्रोडक्ट से डील करती हैं, ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्या है, मेथड्स स्टडी। अब मेथड स्टडी क्या होता है? The objective of method study is to find out one best way of doing the job. It aims the minimize the cost reduction and maximize the efficiency of manpower, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, मेथड स्टडी क्या होती है? एक ऐसा बढ़िया, एकदम ऐसा अच्छा मेथड ढूंढना जॉब में जो तुम्हारा जो कॉस्ट है, कॉस्ट को तो मिनिमाइज कर दे, और मैन पावर मतलब तो एफिशिएंसी है तुम्हारे वर्कर्स की, उसे इम्प्रूव कर दे, उसे कहते हैं हम मेथड स्टडी, ठीक है। अगला देखो, मोशन स्टडी। It is the study of movement of workers and machines like lifting, sitting, holding, turning, changing positions, etc. The purpose of study is to avoid wasteful and unnecessary motion at the time of doing job. In certain time, videography can be used find out the wrong motions of the workers. ठीक है। अब मोशन स्टडी क्या होता है कि सपोज करो एक काम है, ठीक है, वो एक वर्कर बैठ के अच्छे तरीके से कर सकता है, लेकिन वो उस काम को खड़े होकर कर रहा है। अब खड़े होने में बिना मतलब का टाइम वेस्ट हो रहा है, अलग अलग उसकी पोजीशंस हो रही हैं, ठीक है। जब वो नीचे ज़मीन पे कोई काम बैठ के कर सकता है, वो खड़े होकर करेगा, तो ऑब्वियसली पोस्चर में उसकी दिक्कत होगी। बार बार उठेगा, अपनी कमर ठीक करेगा, दोबारा झुक जाएगा, फिर उठेगा, अपनी कमर ठीक करेगा, दोबारा झुक जाएगा। जबकि बैठ के वो उसी काम को 10 मिनट में कर सकता है, जो काम वो खड़े होकर 15 से 20 मिनट में कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है, मशीन्स की या वर्कर्स की पोजीशंस को चेक करना, उनके मोशंस को चेक करना, ठीक है। द पर्पस ऑफ मोशन स्टडी इज अवॉइड वेस्टफुल एंड अननेसेसरी मोशंस, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डूइंग जॉब। इन रिसेंट टाइम वीडियोग्राफी मतलब कैमरा लगा देते हैं वो लोग जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, फिर उन्हें वर्कर्स की गलत गलत मोशंस पता चल जाते हैं, फिर वो उन्हें बोलते हैं कि भाई जब तू ये काम बैठ के कर सकता था तो तू ये काम खड़े होके क्यों कर रहा है। अब अगला देखो, टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या होती है? द टाइम स्टडी डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ जॉब। एक काम को करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना लग रहा है, उसे टाइम स्टडी कहते हैं, ठीक है। इन दिस स्टडी अ वर्कर ऑफ एवरी स्किल इज सेलेक्टेड एंड एन एक्सपर्ट पर्सन वॉचेज हिम, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच एंड नोट्स द टाइम इज स्पेंट ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज। सो द स्टडी हेल्प्स टू नो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर वर्क। इट इज़ द ऑब्जेक्टिव फेयर डेज वर्क, ठीक है। अब देखो, मैंने ए को कहा कि तू मुझे एक दिन में 10 प्रोडक्ट बना के देगा, ठीक है। तो अब एक जो इंसान है, मैं एक एक्सपर्ट को बिठा दूंगी वॉच, स्टॉप वॉच लेके उसके हाथ में, ठीक है। तो अब वो ए को नोटिस करेगा कि क्या ए एक दिन में 10 प्रोडक्ट्स बना सकता है या नहीं बना सकता, ठीक है। अब वो देख रहा है, उसने देखा कि स्टार्टिंग के 2 घंटे तो ए ने पूरी एफिशिएंसी से काम करा, मतलब स्टार्टिंग के 2 घंटे में तो ए ने 6 प्रोडक्ट बना दिए, ठीक है। फिर ए थकने लगा, फिर ए ने जहाँ पे 2 घंटे में 6 प्रोडक्ट बनाए थे, अब वहाँ पे 1 घंटे में ए ने एक ही प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। फिर जो अगला घंटा था उसमें ए इतना ज़्यादा थक चुका था कि ए ने सिर्फ आधा प्रोडक्ट ही और बनाया, ठीक है। तो अब यहाँ से ना उसे एक स्टैंडर्ड टाइम पता चल गया कि ए 2 घंटे में 6 प्रोडक्ट अच्छी एफिशिएंसी से बना सकता है, ठीक है, या फिर ए 2 घंटे बाद थक जाता है। तो ये हो गई टाइम स्टडी, ठीक है, कि और उसे ए को फिर ये काम करने में कितना टाइम लग रहा है, एक स्टैंडर्ड टाइम कितना लग रहा है कि वो कितने टाइम में 10 के 10 प्रोडक्ट बना सकता है, इसे कहते हैं हम टाइम स्टडी, ठीक है। अगला देखो, अगली है फटीग स्टडी। अब ये क्या होता है? मैन इज एन इनएक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मैन इज एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बट इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट it is also true it is also true that if they do work continuously they feel tired, ठीक है। अब इसमें भी वही वाली बात आ गई, अगर इंसान कॉन्टीन्यूसली काम करेगा तो वो ऑब्वियसली टायर्ड हो जाएगा, थक जाएगा। टेलर सजेस्टेड दैट देयर मस्ट बी रेस्ट इंटरवल टू रीगेन द स्टैमिना एंड एनर्जी। हमें उन्हें एक रेस्ट इंटरवल देना चाहिए स्टैमिना और एनर्जी में, ठीक है। अब जैसे कि हम स्कूल जाते हैं, कई स्कूलों में 3 पीरियड के बाद ही लंच ब्रेक हो जाता है, तो उन लोगों ने ऐसे ही नहीं कर दिया 3 पीरियड के बाद या 4 पीरियड के बाद लंच ब्रेक। उन लोगों ने इन सब चीज़ों पे स्टडी करी है कि ऐसा कौन सा टाइम है जहाँ पर बच्चों को भूख लगती है,
ठीक है, या कितने टाइम बाद बच्चों का जो माइंड है वो थक जाता है। ठीक है, तो हमारा स्कूल 8 पीरियड्स का क्यों होता है? क्योंकि उन्हें पता है कि 8 के बाद बच्चे थक जाएंगे, राक्षस बन जाएंगे अगर हम इन्हें 8 पीरियड के बाद यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो यही होगा कि वो लोग, जैसे अभी मैंने ऊपर तुम्हें ए वाला एग्जाम्पल दिया था, तो उसमें उन्हें पता चल गया कि ए को अपना माइंड रिफ़्रेश करने के लिए 2 घंटे बाद कुछ 2 घंटे बाद ब्रेक की ज़रूरत होती है, ताकि उसकी जो एफिशिएंसी है वो ब्रेक के बाद रीगेन हो जाए। ठीक है, तो यही है फटीग स्टडी। अगला है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब ये क्या होता है? टेलर बिलीव दैट द वेजेस शुड बी पेड टू द वर्कर्स अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी एंड लेस वेज शुड बी पेड टू द इनसफिशिएंट वर्कर्स एंड मोर टू द, अच्छा ठीक है, मतलब जो भी तुम्हें वेजेस मिल रही है ना, वो तुम्हारी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मिल रही हैं। ठीक है, अगर तुमने अच्छे से काम करा तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तुमने एक दिन में एक्सपेक्टेशन से कम काम करा तुम्हें कम पैसे मिलेंगे। ठीक है, इफ़ अ वर्कर प्रोड्यूसेस मोर देन द स्टैंडर्ड लिमिट ही विल बी पेड मोर वेजेस। ठीक है, मैंने 10 प्रोडक्ट बनाने के लिए कहा था, अगर ए ने मुझे 12 प्रोडक्ट बना के दे दिए तो मैं उसे 12 के पैसे दूंगी। अगर ए ने मुझे 8 प्रोडक्ट बना के दिए तो मैं उसे 8 प्रोडक्ट के पैसे दूंगी। ठीक है, शुड बी गिवन लेस वेजेस। ठीक है, अब मुझे तुम्हें एक चीज़ और बतानी है। यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो गया, इसके आगे कुछ नहीं है, इस चैप्टर में ख़त्म है ये चैप्टर। ठीक है, अब तुम देख लो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिससे तुम पूरे साल डरे हो। हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में आधे घंटे में समझा दिए सारे। ये जो छोटे छोटे से प्रिंसिपल्स थे, ये मैंने तुम्हें यहाँ आधे घंटे में समझा दिए। ठीक है, अब देखो मुझे तुम्हें एक चीज़ और दिखानी है, वो है डिफरेंस बिटवीन हेनरी फ्योल एंड एफ डब्ल्यू टेलर। तो 1 मिनट रुको, मैं वो डिफरेंस खोल लूँ, मैं फिर तुम्हें वो दिखाती हूँ। ये ना डिफरेंस है हेनरी फ्योल और एफ डब्ल्यू टेलर में। वो तुमसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि मुझे डिफरेंस बताओ हेनरी फ्योल या एफ डब्ल्यू टेलर का। ठीक है, वो तुमसे क्या करेगा, वो तुमसे ये MCQs की फॉर्म में पूछ लेगा। ठीक है, तो आओ जरा जल्दी से इनका एक डिफरेंस पढ़ते हैं और फिर हमारा चैप्टर ख़त्म। फ्योल जो है, इन्होंने अपनी स्टडी स्टार्ट करी थी टॉप लेवल से। ठीक है, और जो टेलर है, टेलर ने लोअर लेवल से स्टार्ट करी थी, क्योंकि इन्होंने मोस्टली वर्कर्स की ही बात करी है अपनी स्टडी में। ठीक है, अब देखो यूनिटी ऑफ कमांड इज स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय फ्योल। फ्योल के प्रिंसिपल्स में हमें यूनिटी ऑफ कमांड दिख रही थी, लेकिन टेलर के प्रिंसिपल्स में हमें वो नहीं दिखी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फ्योल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, और इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो सिर्फ स्पेशल कंडीशंस में एप्लीकेबल हैं। ठीक है, अगला देखो, फ्योल वॉज रिसर्चर और प्रैक्टिशनर। ठीक है, और जो टेलर थे, टेलर साइंटिस्ट थे, फ्योल रिसर्चर थे। ठीक है, अब देखो, फ्योल फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन। फ्योल जो थे वो पूरे की पूरा ओवरऑल जो काम करने का तरीका है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका है, उसे इम्प्रूव करना चाहते थे। लेकिन जो टेलर हैं, टेलर ने हम अब सारे प्रिंसिपल्स में सिर्फ प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी बढ़ाने की ही बात करी है। ठीक है, ये डिफरेंस तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुम दोनों के प्रिंसिपल्स पढ़ लोगे। ठीक है, तो पहले डिफरेंस देखने मत बैठ जाना। अगला देखो, फ्योल ने जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं ना, ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाए हैं, खुद काम करके बनाए हैं। और जो टेलर है, टेलर ने ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स करके बनाए हैं। ठीक है, तो ये था एक मेन चीज़, जो कि तुम्हारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आज यहीं पर ख़त्म होता है। और जिस चैप्टर के लिए तुम पूरे साल पागल हो रहे थे कि ये चैप्टर ऐसा है, ये चैप्टर वैसा है, वो चैप्टर मैंने तुम्हें 1 घंटे में करा दिया। जो फर्स्ट वीडियो है वो भी ऐसे 30 मिनट के आसपास की है, आधे घंटे के आसपास की है, और ये वाली भी ऐसी ही बनेगी। ठीक है, मुझे नहीं लगता 30 से ऊपर भी ये वीडियो जाएगी। ठीक है, तो और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हें एक वीडियो में एक क्विक रिवीजन दे दूँ सारे के सारे प्रिंसिपल्स का, तो मुझे कमेंट करके बता देना। वैसे मुझे इतना पता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही अच्छे और जुगाड़ू तरीके से बताए हैं सारे के सारे प्रिंसिपल्स, तो तुम्हें वो याद रह जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अब इसकी अगले सेशन में हम इसकी केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।